दोस्तों इस समय पर आप लोगों ने काफी तरह की सब्जियों की फसलें लगा रखी होंगी और चाहे सब्जियों की नर्सरी तैयार कर रखी होंगी। किसी भी तरह की सब्जियों की अगर आप लोगों ने नर्सरी तैयार कर रखी है और अगर उस पर बारिश वगैरह हो जाती है तो बरसात के सीजन में इन फसलों में काफी सारी बीमारियों का प्रकोप देखा जाता है, चाहे आपकी सब्जियों की फसलें हों या फिर आपकी नर्सरी फसलें हों। सबसे ज्यादा बीमारियां बरसात के दिनों में देखी जाती हैं और अगर 3-4 दिन तक लगातार बारिश हो जाती है तो इन बीमारियों का प्रकोप जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है और भी ज्यादा तेजी से ये बीमारियां फैलने लगती हैं। और अगर इन बीमारियों का प्रकोप एक बार आपकी फसल में हो जाता है, प्रिवेंटिव में अगर आप स्टेप नहीं लेते हैं तो उसके बाद में इन बीमारियों का प्रकोप काफी ज्यादा हैवी हो जाता है। नर्सरी फसलें तो 2-4 घंटे में ही पूरी तरह से तबाह हो जाती हैं और ये बीमारियां जो है नर्सरी फसलों में जो है सबसे ज्यादा देखी जाती हैं। प्लांटेशन के बाद में भी इन बीमारियों का प्रकोप काफी ज्यादा होता है, लेकिन नर्सरी जो फसलें होती हैं उनमें ये बीमारियां सबसे ज्यादा देखी जाती है। मतलब फफूंद जनित जो रोग होते हैं वो सबसे ज्यादा देखे जाते हैं और खास करके फूलगोभी की जो नर्सरी होती है उसमें ये बीमारियां सबसे ज्यादा देखी जाती हैं। उसके बाद में टमाटर की नर्सरी है उसमें भी काफी ज्यादा देखी जाती है। या चाहे आपकी टमाटर की नर्सरी हो, चाहे आपकी महीने भर की टमाटर की फसल हो, चाहे फूलगोभी की नर्सरी हो या महीने भर की फूलगोभी की फसल हो, ये बीमारियां काफी तेजी से फैलती है इन दोनों फसलों में। उसके बाद में मिर्ची वगैरह में भी फैलती है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं फैलती हैं। सबसे ज्यादा प्रकोप फूलगोभी और टमाटर जैसी फसलों में देखा जाता है। तो अगर हाल ही में आपके एरिया में बारिश हुई है या 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही थी, क्योंकि काफी किसान भाइयों के 2-3 दिन में मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि सर काफी दिनों से बारिश हो रही है, बारिश रुकने के बाद में कौन से स्टेप लेने चाहिए, या बारिश के दौरान अगर आपकी नर्सरी या आपकी फसलें खराब हो रही हैं तो कौन कौन सी सावधानी आपको रखनी है, कौन कौन से स्टेप लेने हैं। कंप्लीट जानकारियां आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि समय समय पे आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोज मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे सब्जियों की नर्सरी फसलों के बारे में। अगर आपने नर्सरी लगा रखी है, चाहे आपकी नर्सरी फसलें 5-10 दिन की हो या फिर आपकी नर्सरी फसलें 15 से 20 दिन की हो, अगर वो हेल्दी खड़ी हैं, एकदम स्वस्थ हैं, फिर भी अगर उनमें बारिश वगैरह हो गई और बारिश अगर 2-3 दिन तक लगातार हो जाती है, धूप वगैरह भी नहीं निकलती है और उसके बाद में आपको अगर ऐसा लग रहा है कि हमारी नर्सरी जो है वो एकदम हेल्दी है, स्वस्थ है, फिलहाल उसमें कोई भी बीमारी नहीं है, फिर भी अगर 3-4 दिन तक बारिश हो जाती है और धूप वगैरह नहीं निकलती है तो आप यकीनन मान के चलिए कि आपकी फसल में फफूंद जनित रोगों का प्रकोप होगा ही होगा। झटके में आपकी फसल जो है वो खराब हो सकती है। प्रिवेंटिव में ही आपको स्टेप ले लेने हैं, क्योंकि अगर एक बार अटैक हो जाता है फफूंद जनित रोगों का तो उसके बाद में बीमारियों को आगे फैलने से तो आप रोक पाओगे, लेकिन जो प्लांट खराब हो जाते हैं, एक बार अटैक प्लांट में हो जाता है, फिर से ठीक नहीं हो पाता है। इस वजह से काफी ज्यादा प्लांट हमारे खराब हो जाते हैं नर्सरी फसलों के। तो चाहे दोस्तों आपकी नर्सरी चाहे कितनी भी हेल्दी और स्वस्थ है, अगर 3-4 दिन तक बारिश हुई है और उसके बाद में आपको क्या करना है, जैसे ही बारिश होनी बंद हो जाती है उसके बाद में पहला काम तो आपको यह करना है कि बारिश बंद होने के बाद में आपको ट्यूबवेल के पानी से एक हल्की सिंचाई कर देनी है। यह आपको पहला स्टेप लेना है, यह काफी ज्यादा जरूरी होता है। आपको पता होगा कि बरसाती पानी की वजह से यह बीमारियां काफी तेजी से फैलती हैं। जब तक बारिश नहीं होती है तब तक आपको यह बीमारियां देखने को नहीं मिलेगी। जैसे ही बारिश होती है ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो सबसे पहला काम तो आपको यही कर लेना है कि ट्यूबवेल का जो ताजा पानी है उससे आपको हल्की सिंचाई करनी है और जो आपने शेड नेट वगैरह लगा रखे हैं धूप से बचाने के लिए, उसका मैनेजमेंट आपको इस तरह से करना है कि धूप और हवा उसमें बराबर लगनी चाहिए बारिश बंद होने के बाद में। क्योंकि आपने अगर शेड नेट लगा रखा है और उसको ऐसे ही आप अगर कंटिन्यू रखेंगे, धूप और हवा नहीं निकलेगी, जड़गलन और कोलर रोड जैसी बीमारियां जो है वो और भी ज्यादा तेजी से फैलती हैं। तो धूप कम से कम मतलब 3-4 घंटे धूप लगनी चाहिए। 2-3 घंटे आप सुबह लगा दीजिए और 2-3 घंटे आप शाम को लगा दीजिए। और अगर पूरे दिन में ही 3-4 घंटे धूप टोटल निकल रही है तो आप उसको पूरी तरह से ओपन कर सकते हैं, लेकिन आपको पूरी तरह से उसको कवर नहीं करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, अगर आपकी नर्सरी 10 दिन की है, यानी कि 10 दिन या उससे छोटी है, तब तो आपको एक यूपीएल का साफ पाउडर आता है जिसमें कार्बनडाजिम 12% और मैनकोजेब 63% होता है। इसका आपको स्प्रे निकालना है। खुराक आपको रखनी है 30 ग्राम प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से, और इसके साथ में एक फंगीसाइड आपको और ऐड कर लेना है, कासुगाइमासिन, जो कि 3% में आता है, एसएल फॉर्म में आएगा।
ये आपको लेना है। इसकी खुराक आपको रखनी है 25 ml प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से। अच्छी तरह से पूरी नर्सरी को भिगोना है, उसके साथ में मिट्टी तक आपका स्प्रे जो है वो जाना चाहिए, पूरी मिट्टी में हो जाना चाहिए, मतलब पूरी मिट्टी कवर हो जानी चाहिए, क्योंकि ये बीमारियां जो है वो जड़ से संबंधित होती हैं। इस वजह से प्लांट के साथ साथ मिट्टी भी आपकी स्प्रे से पूरी तरह से गीली हो जानी चाहिए। और स्प्रे आपको हमेशा शाम के समय करना है। कभी भी फंगीसाइड का आप स्प्रे करें वो शाम के समय करें, सुबह के टाइम भी नहीं करना है और दिन में तो बिल्कुल भी नहीं करना है। शाम के समय फंगीसाइड का स्प्रे नर्सरी फसलों में कर रहे हैं विशेष तौर से, तो शाम के समय करें। जो बताए गए स्टेप है वो आपको पूरे फॉलो करने हैं, मतलब धूप लगनी चाहिए, हवा भी आनी चाहिए, जैसे बारिश बंद हो जाए पहली सिंचाई ट्यूबवेल के पानी से अवश्य कर देनी है। ये स्टेप आपको लेने हैं। और अगर आपकी नर्सरी फसलें अगर 10 दिन से बड़ी है, यानी 15 से 20 दिन की अवस्था में है, चाहे आपकी किसी भी तरह की नर्सरी हो, चाहे फूल गोभी की हो, चाहे टमाटर की हो, चाहे मिर्ची की नर्सरी हो, तो इसमें आपको क्या लेना है, यहां पर आपको लेना है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। ये एक मतलब कॉन्टैक्ट फंगीसाइड आता है। इसके रिजल्ट जो है वो और भी अच्छे हैं, लेकिन छोटी फसलों में अगर इसको हम इस्तेमाल करते हैं तो काफी ज्यादा मतलब हमारी जो फसलें हैं वो स्ट्रेस में जा सकती हैं। इसलिए 10 दिन की जो फसलें होती हैं उनमें आप इनको इस्तेमाल नहीं करें। 10 दिन की फसलों में आप इसका इस्तेमाल तभी करें जब आपको ऐसा लगे कि नर्सरी जो है पूरी तरह से खत्म हो रही है और कोई ऑप्शन नहीं बचता है, या आप कार्बनडाजिम और मैनकोजेब से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तब आप ले सकते हैं कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50%। अगर आपकी नर्सरी 15 दिन की अवस्था से ऊपर है तो यहां पर आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लीजिए 30 ग्राम प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से। साथ में कासुगाइमासिन आपको जरूर लेना है 30 ml प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से। स्प्रे निकाल दीजिए। यह स्प्रे भी आपको शाम के समय निकालना है। चाहे आपकी किसी भी तरह की नर्सरी हो, फफूंद जनित रोगों का प्रकोप अगर हो गया है तो भी कंट्रोल हो जाएगा। मैंने आपको पहले बता दिया था, जो प्लांट खराब हो जाते हैं वो कंट्रोल नहीं होंगे, लेकिन बीमारी आगे फैलने से रुक जाती है। काफी किसान भाइयों के कमेंट्स आ रहे थे, अगर बरसात की वजह से इस तरह की समस्या आपको देखने को मिल रही है तो ये स्टेप आप ले सकते हैं। अगर आपने प्लांटेशन कर रखा है, महीने 20 दिन की फसल है आपकी, तब आपके सामने इस तरह की समस्या आ जाती है, भी आपको क्या करना है, या तो आप जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का ड्रेंचिंग करें, या फिर आप जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ड्रिप के माध्यम से चला सकते हैं 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। लेकिन अगर बरसात हो रही है, रिस्क ज्यादा है, तो आपको ड्रेंचिंग ही करनी चाहिए। ड्रिप इरिगेशन से करेंगे काफी समय लग जाएगा प्लांट तक पहुंचने में, कंट्रोल होने में, तो ड्रेंचिंग करेंगे। अगर आपकी फसल खराब हो रही है तो आप ड्रेंचिंग करें 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। 200 लीटर का ड्रम लीजिए, उसमें 200 लीटर पानी डालिए, 500 ग्राम आप फंगीसाइड डालिए, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, घोल को मिक्स कीजिए और हर प्लांट की जड़ों में 100 या 150 ml आप डाल दीजिए। इस तरह से आप ड्रेंचिंग कर सकते हैं। फसलें आपकी काफी हेल्दी और स्वस्थ हो जाएंगी अगर बरसात की वजह से कोई समस्या आ रही है तो। दोस्तों, जो हमारे नए किसान भाई हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि कॉलर रोट और जड़ गलन, ये दोनों बीमारियां बरसात के सीजन में जिस समय पे मॉइस्चर ज्यादा होता है उस समय पे इतनी ज्यादा तेजी से फैलती हैं कि अगर आप अपनी नर्सरी को शाम के समय देखेंगे तो आपको एकदम हेल्दी और स्वस्थ दिखेगी। लेकिन अगर बीमारी का प्रकोप बढ़ जाता है तो उसके बाद में अगली सुबह जब आप अपनी नर्सरी को देखोगे तो आपको अपनी पूरी नर्सरी बर्बाद मिलेगी, मतलब पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। एक बार नर्सरी खराब हो जाती है उसके बाद में पूरी तरह से आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो प्रिवेंटिव में ही आपको जो है जो स्टेप मैंने आपको बताए हैं वो ले लेने हैं। स्प्रे आपको निकालते रहने हैं। जो फंगीसाइड मैंने आपको बताया है वो आप फंगीसाइड ले सकते हैं। छोटी फसलों में कॉपर का इस्तेमाल नहीं करना है। छोटी फसलों में कार्बनडाजिम 12 और मैनकोजेब 63% वाला आप साफ पाउडर ले सकते हैं, या फिर आप जो है कार्बनडाजिम 50% जो आता है वो भी काम में ले सकते हैं। दोनों फंगीसाइड में से कोई सा भी आप फंगीसाइड काम में ले लें। लेकिन अगर 15 दिन से ऊपर की फसल है और बीमारी अगर ज्यादा फैल रही है, आपको लग रहा है कि बीमारी ज्यादा फैल रही है, उनसे कंट्रोल नहीं हो रही है, तो छोटी फसल में भी आपको लेना पड़ सकता है कॉपर। लेकिन छोटी फसलों में आपको तभी लेना है जब आपको ऐसा लगे कि अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तब आप इनको काम में ले सकते हैं। बाकी आज के वीडियो में दी गई जानकारियां अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।